नमस्कार। आज हम चयापचय की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारी कोशिकाएं ऊर्जा बनाती हैं। इसे ऐसे समझिए कि हम कोशिका के पावर प्लांट के अंदर जाकर ये देखने वाले हैं कि आखिर हमारा शरीर चलता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे विषय को 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम कोशिका के पावर हाउस को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि ग्लूकोज जो हमारा मुख्य ईंधन है, उससे ऊर्जा कैसे बनती है। उसके बाद हम वसा और प्रोटीन जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर भी नजर डालेंगे। फिर इन सभी रास्तों की एक साथ तुलना करेंगे और आखिर में एक छोटा सा क्विज होगा जिससे आपका ज्ञान और भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे किसी शहर को बिजली देने के लिए एक पावर प्लांट की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर की हर एक कोशिका को अपना काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ये ऊर्जा चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नाम की हजारों रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनती है, और हम यही पता लगाएंगे कि ये सब होता कैसे है। अब ग्लूकोज कितना जरूरी है, ये इस एक बात से ही साफ हो जाता है। ये हमारे दिमाग यानी मस्तिष्क का मुख्य ईंधन है। हमारे मस्तिष्क को बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है और ग्लूकोज ही उसकी लगभग सारी जरूरतें पूरी करता है। हमारी सोचने समझने की पूरी शक्ति इसी पर टिकी है। और ये देखिए, ये है हमारे सेलुलर पावर प्लांट का दिल, टीसीए चक्र, जिसे हम क्रेब्स चक्र के नाम से भी जानते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और यही वो सेंट्रल स्टेशन है जहां भोजन से ऊर्जा बनाने वाले सभी रास्ते, चाहे वो कहीं से भी आएं, आकर मिलते हैं। ये डिजाइन अविश्वसनीय रूप से कुशल है क्योंकि कोशिका को हर ईंधन के लिए अलग अलग अंतिम प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं पर कोशिका की ऊर्जा की करेंसी यानी एटीपी सबसे ज्यादा बनती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ऊर्जा असल में बनती कैसे है। हमारा सबसे पहला और सबसे पसंदीदा ईंधन है ग्लूकोज, जो शरीर का मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। इससे ऊर्जा निकालने का जो पहला कदम है वो ग्लाइकोलाइसिस नाम के एक रास्ते से शुरू होता है। ये ग्लूकोज को तोड़ने का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी कदम है। तो ग्लाइकोलाइसिस आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये 10 रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज का एक अणु टूटकर पाइरूवेट के 2 अणुओं में बदल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोशिका को तुरंत इस्तेमाल करने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को आसानी से समझने के लिए हम इसे 2 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। पहला है ऊर्जा निवेश चरण। इसमें प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोशिका को पहले अपनी जेब से थोड़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। फिर आता है ऊर्जा उत्पादन चरण, जहां उस शुरुआती निवेश से कई ज्यादा ऊर्जा पैदा होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि पैसा कमाने के लिए पहले पैसा लगाना पड़ता है ना? चलिए निवेश वाले चरण को और करीब से देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज पर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ऐसा होते ही ग्लूकोज कोशिका में फंस जाता है और बाहर नहीं जा पाता। फिर एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। इन शुरुआती कदमों में 2 एटीपी अणु खर्च होते हैं, जिससे ग्लूकोज का अणु अस्थिर हो जाता है और 2 छोटे-छोटे 3 कार्बन वाले अणुओं में टूटने के लिए तैयार हो जाता है। और अब आता है मुनाफे का समय, यानी ऊर्जा उत्पादन का चरण। वो जो 2-3 कार्बन वाले अणु बने थे, अब वो कई प्रतिक्रियाओं से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया में कुल 4 एटीपी अणु और 2 उच्च ऊर्जा वाले एनएडीएच अणु बनते हैं। ये एनएडीएच ऊर्जा के वाहक की तरह काम करते हैं। क्योंकि हमने शुरुआत में 2 एटीपी खर्च किए थे, इसलिए 4 में से 2 घटाने पर हमें कुल 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है और साथ में पाइरूवेट के 2 अणु भी मिल जाते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि कोशिका में ऑक्सीजन है या नहीं। अगर ऑक्सीजन है यानी वायवीय स्थिति में, तो पाइरूवेट टीसीए चक्र में चला जाता है और ढेर सारी ऊर्जा बनाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है यानी अवायवीय स्थिति में, जैसे जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं, तो पाइरूवेट लैक्टेट में बदल जाता है और हमें सिर्फ 2 एटीपी का ही शुद्ध लाभ मिलता है। ऊर्जा उत्पादन में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अब वायवीय रास्ते में पाइरूवेट सीधे टीसीए चक्र में नहीं कूद सकता। इससे पहले एक जरूरी बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि इसे टीसीए चक्र में जाने के लिए एक टिकट चाहिए, और वो टिकट है एसिटाइल कोएंजाइम ए। पाइरूवेट पहले इस अणु में बदलता है और यही अणु टीसीए चक्र का प्रवेश द्वार है। ग्लूकोज बहुत जरूरी है, पर हमारा शरीर सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहता। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है या हम उपवास कर रहे होते हैं, तो ये ऊर्जा के लिए वसा और प्रोटीन का भी इस्तेमाल कर सकता है।
ये हमारे शरीर के बैकअप जनरेटर की तरह हैं। वसा यानी लिपिड हमारे शरीर के मुख्य ऊर्जा भंडार हैं। जब जरूरत पड़ती है तो जमा हुए ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड में टूट जाते हैं। ये फैटी एसिड फिर बीटा ऑक्सीकरण नाम की एक जबरदस्त प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस प्रक्रिया में लंबी लंबी फैटी एसिड की चेनों को काट काट कर 2 कार्बन वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से बहुत ज्यादा ऊर्जा बनती है जो सीधे टीसीए चक्र में चली जाती है। वैसे तो प्रोटीन का मुख्य काम शरीर का ढांचा बनाना है, लेकिन मुश्किल समय में इनसे भी ऊर्जा मिल सकती है। इसके लिए पहले अमीनो एसिड से उनका नाइट्रोजन वाला हिस्सा यानी अमीनो ग्रुप हटा दिया जाता है। जो बाकी बचा हुआ ढांचा है, जिसे हम कार्बन कंकाल कहते हैं, उसे फिर टीसीए चक्र में अलग अलग जगहों पर डालकर ऊर्जा निकाली जा सकती है। और ये स्लाइड ये सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। ये बहुत अच्छी तरह दिखाती है कि सब कुछ आखिर में मिलता कहाँ है। देखिए, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट से शुरू करें, वसा से या प्रोटीन से, आखिर में ये सभी रास्ते एक ही मंजिल की ओर जाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाना। ये हमारे मेटाबॉलिज्म का एक चौराहा है, जहां से सारा ईंधन टीसीए चक्र में भेजा जाता है ताकि उससे पूरी ऊर्जा निकाली जा सके। जाहिर है, जब वसा को पचाने वाले ये रास्ते ठीक से काम नहीं करते तो समस्याएं होती हैं। जैसे जब बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है तो फैटी एसिड लिवर में जमा होने लगते हैं, जिससे फैटी लिवर की बीमारी होती है। इससे हमें ये समझ आता है कि इन रास्तों का सही चलना कितना जरूरी है। वसा के चयापचय में गड़बड़ी से जुड़ी एक और बहुत आम समस्या है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, जिसे हम आम भाषा में हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये तब होता है जब शरीर कोलेस्ट्रॉल को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे खून में इसका स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। ठीक है, हमने अलग अलग रास्ते तो समझ लिए। अब जल्दी से इनकी तुलना करते हैं। ये भाग एक स्टडी समरी की तरह है, आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम सही है, ताकि आपको मुख्य अंतर हमेशा याद रहें। ये टेबल सब कुछ एक जगह पर साफ साफ दिखाती है। पहली लाइन देखिए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटते हैं और ग्लाइकोलाइसिस के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए बनकर चक्र में जाते हैं। अब दूसरी लाइन देखिए, लिपिड भी बीटा ऑक्सीकरण के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए ही बनाते हैं। बस प्रोटीन अलग हैं, जो अमीनो एसिड में टूटकर चक्र में अलग अलग जगहों से प्रवेश करते हैं। ये टेबल रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमने काफी कुछ समझ लिया है ना? तो अब समय है ये परखने का कि आपको कितना याद रहा। इस आखिरी हिस्से में एक छोटा सा क्विज है, तो क्या आप तैयार हैं? पहला सवाल, जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती तो अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है लैक्टेट। याद है ना, ऑक्सीजन के बिना पायरुवेट लैक्टेट में बदल जाता है ताकि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया बिना रुके चलती रहे। और ये रहा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, वो कौन सा एक अणु है जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इन तीनों के चयापचय के रास्तों को आपस में जोड़ता है? ये इस पूरे विषय का सबसे मुख्य बिंदु रहा है। बिल्कुल सही, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है। यही वो जरूरी अणु है जो इन सभी अलग अलग ईंधनों को टीसीए चक्र में भेजता है। अपनी परीक्षाओं के लिए इन मुख्य बातों को जरूर दोहराइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।